Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats from class 6 science Ncert syllabus semester 2. Let's continue our chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats, page number 88. Do all living things need food? तो क्या सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत है? In chapter 1 and 2, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. Animals depend on plants and other animals for their food. Food gives us organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need this energy for other life processes that go on inside them. तो हमने चैप्टर 1 और 2 में हमने सीखा कि सभी जीवित चीज़ों को भोजन की ज़रूरत है और ये जानवरों और हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो हमने ये भी सीखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पौधे अपना खाना बनाते हैं। पशु अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। खाना जीवों को बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है, यानी एनर्जी देता है। जीवों को अन्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनके अंदर चलती है। नेक्स्ट इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सभी जीवों में विकास दिखता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस डेज. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult, that you can see in figure 9.10. So क्या आपके पास रखा हुआ 4 साल पहले वाला कुर्ता आपको आराम से आ जाता है या फिर आप इसे नहीं पहन सकते? ऐसा ही होता है ना कई बार। तो आप इन वर्षों के दौरान हो सकता है लंबे हो गए होंगे या फिर मोटे हो गए होंगे या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप हर समय बढ़ रहे हैं और कुछ और वर्षों में आप एक एडल्ट बन जाएंगे, जो आप 9.10 फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो यहाँ पे देखिए एक इन्फेंट होता है, फिर उससे एक छोटा सा बच्चा होता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलसेंस आता है, एडल्ट होता है, और इस तरह आप एक एडल्ट इंसान बन जाते हो। तो यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स. You would surely have noticed pups of a dog grow into adults. A chicken hatch from an egg grows into a hen or a cock. Figure 9.11. तो जानवरों के बच्चे भी बड़े होकर उनके जैसे ही बन जाते हैं। आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि किस तरह से जो मुर्गी का बच्चा है वो एक चिक में से हैन था या फिर कॉक में चेंज हो जाता है। तो अंडे में से निकला एक बच्चा किस तरह बड़े होकर या तो मुर्गी बनती है या फिर मुर्गा, जो आप 9.11 फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट अ चिकन ग्रोज इनटू एन एडल्ट. Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young. Some are grown. They may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think non-living things cannot show growth? तो इसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ पौधे दिखेंगे, कुछ बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े दिखेंगे। वे सभी विकास के विभिन्न चरणों में से हो सकते हैं। उन्हीं पौधों को आप कुछ दिनों और हफ्तों के बाद अगर देखते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे कि उनमें से कुछ आकार में बड़े हो गए हैं। तो विकास सभी जीवित चीज़ों के लिए सामान्य प्रतीत होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनका विकास आपको देखने को मिलता है? डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर? तो क्या सभी जीव सांस लेते हैं, यानी ब्रीथ करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी. व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ बॉडी टू आउटसाइड. So breathing is a part of a process called respiration. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the living body. We breathe out the carbon dioxide produced in this process. तो क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर चलती है। जब हम बाहर सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर चलती है।
तो सांस लेना एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन में हवा से कुछ ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं और ये हमारी बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है। तो हम इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक cows, buffalo, dogs or cat is similar to humans. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movements indicates that they are breathing. तो गाय, भैंस, कुत्ते या बिल्ली जैसे जानवरों में सांस लेने की प्रक्रिया इंसानों के जैसे ही होती है। जब भी वे आराम कर रहे हों, इन सभी जानवरों को आप ऑब्जर्व करें, उनकी पेट की हलचल को आप नोटिस करें, तो आप क्या देखोगे कि एक धीमी गति से ये वो एकदम सांस ले रहे होते हैं और उनके पेट में एक मूवमेंट सी होती है। तो respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. तो सभी जिंदा जीवों के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेस्पिरेशन के माध्यम से ही होता है जो हम खाना खाते हैं, तो खाना जो हमारा शरीर लेता है तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो सब रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है। Some animals may have different mechanisms for exchange of gases, which is a part of the respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish, we have learned, have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो कुछ जानवरों में गैसों के आदान प्रदान यानी कि लेना और देना ये जो है इसके लिए अलग अलग तंत्र हो सकते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो केंचुआ जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। तो हमने आगे चैप्टर 1 में ऑलरेडी देखा है कि जो मछली है वो पानी में जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ होता है उसका उपयोग करती है और वो कैसे इस्तेमाल करती है, जो उसके गिल्स होते हैं तो उन गिल्स की मदद से वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है। तो गिल्स पानी में घुली हवा से ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर रही है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस through their leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. तो क्या पौधे भी सांस लेते हैं? पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियां उन छोटे छिद्रों यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनके माध्यम से हवा में वो ले जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग वे करते हैं। तो वे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them take place day and night. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. तो हमने सीखा कि सूरज की जो रोशनी है वो पौधों को भोजन बनाने और ऑक्सीजन देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में जारी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो रेस्पिरेशन में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो पौधों में रेस्पिरेशन जो है ये जो प्रोसेस है ये दिन और रात दोनों समय होती है। नाउ डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn? While walking barefoot, how do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. Your favorite food, bright light, and a thorn in the above situation are some example of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. तो अगर आप नंगे पैर चलते समय किसी नुकीली चीज़ जैसे कांटे पर कदम रखते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? तो जब आप देखते हैं या फिर आप अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप अचानक एक अंधेरी जगह से तेज़ धूप में चले जाते हैं तो क्या होता है?
आपकी आंखें एक पल के लिए अपने आप को बंद कर देती हैं और जब तक वे बदले हुए प्रकाश में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर लेती वो नहीं खुलती हैं। तो आपका जो फेवरेट खाना है, एकदम तेज़ जो लाइट है, एक कांटा और ऊपर दिए हुए जो भी आपकी जो जितनी भी सारी सिचुएशन दी हैं, तो आपकी सराउंडिंग में हुए बदलाव की ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। तो हम सब इसी तरह के बदलाव का तुरंत जवाब देते हैं। हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं हम उनके प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टिमुली। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स when the food is served to them. Do you find them suddenly becoming active or seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places of the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more examples of responses of animals to stimuli? तो क्या दूसरे जानवर भी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं, यानी स्टिमुली का जवाब देते हैं? जानवरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करें। जब उन्हें खाना दिया जाता है तो आप क्या देखते हैं कि वे अचानक खाने को देख के एकदम एक्टिव हो जाते हैं। आप जब एक बर्ड की ओर धीरे से बढ़ते हैं तो वो क्या करता है? जंगली जानवर तब भागते हैं जब उनकी तरफ तेज़ रोशनी आती हुई उनको दिखाई देती है। तो इसी तरह अगर आपने रात में अपने किचन में ऑब्जर्व किया हो कि अचानक से जब किचन की जब लाइट बंद होती है और आप किचन में जाते हो और किचन की लाइट चालू करते हैं, तब रात में काफ़ी सारे कॉकरोच अपने जो किचन के स्लैब्स पे निकलते हैं, तो अपने छिपने की जगहों पर वो जाने लगते हैं। तो इसी तरह आप भी उत्तेजनाओं के लिए जानवरों की प्रतिक्रियाओं के ये कुछ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. In some plants, like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touches them. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. तो क्या पौधे स्टिमुली का जवाब भी देते हैं? कुछ पौधों के फूल केवल रात में खिलते हैं और कुछ पौधों में सूर्यास्त के बाद फूल बंद हो जाते हैं। तो कुछ पौधों में जैसे जो मिमोसा है, आमतौर पर इसे कहते हैं टच मी नॉट, तो इसके रूप में इसको जाना जाता है। जब कोई उन्हें छूता है तो वो अपनी पत्तियों को एकदम बंद कर देते हैं या फिर मोड़ देते हैं। तो ये अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति पौधों की जो प्रतिक्रिया है, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। एक्टिविटी 4, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो through which sunlight enters sometime during the day. So figure 9.12 you can see. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the direction in which it bends. If it is not growing upright, do you think this may be in response to some stimulus? All living things respond to changes around them. तो यहाँ एक्टिविटी 4 में एक खिड़की से थोड़ी दूर एक कमरे में एक गमले में एक पौधे को आप लगा कर रखें, जिसके माध्यम से मतलब आप उसे इस तरह से रखें कि उसको सूरज की रोशनी मिलती रहे। तो जिसे आप 9.12 फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये खिड़की के पास रखा है एक गमले में, ठीक है। और कुछ दिनों के लिए पौधे को आप पानी रेगुलर दीजिए, उसे देना रखें। क्या जो पौधा है वो सीधा बढ़ता है? तो जैसे पौधे खुले में निकलते हैं, यानी ओपन एरिया में जिस तरह से वो बढ़ते हैं, तो उस दिशा पर आप ध्यान रखें कि जिस तरफ वो झुक रहा है। तो यदि ये सीधा नहीं है, ये सीधा बढ़ नहीं रहा, तो आप क्या सोचेंगे? ये कुछ ना कुछ ये स्टिमुली का मतलब यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। किस तरह से उसको आप जिस तरह से उसको सनलाइट मिल रही है तो वो उस तरह रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सभी जीवित चीज़ें उनके आसपास के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट? This has to be removed by the body as waste. Our body also produces some waste in other life processes. The process of getting rid of this waste by the living organism is known as excretion. तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। खाए गए सभी भोजन पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जाते। इसका केवल एक हिस्सा हमारे शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। बाकी का क्या होता है? तो ये जो शरीर है हमारा,
तो इसे शरीर से कचरे के रूप में निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो शरीर है अन्य जीवन प्रक्रियाओं में से कुछ जो वेस्ट चीज़ों को ये पैदा करता है। तो जीवों द्वारा कचरे से छुटकारा पाने की ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी चीज़ें वेस्ट होती हैं हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी उसे थ्रो आउट कर देती है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? यस दे डू. However, the mechanism in the plants are a little different. Some harmful or poisonous materials do get produced in plants as waste. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plants as a whole. Some plants remove waste products as secretions. Excretion is another characteristic common to all living things. तो क्या पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं? तो यस, वो भी करते हैं, लेकिन जानवरों जैसे नहीं करते। पौधों में तंत्र होता है, एक अलग मैकेनिज्म होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। कुछ पौधे अपने भागों के अंदर ही जो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होता है तो वो उसको इस तरह से स्टोर करके रखते हैं कि वो पूरे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ पौधे सीक्रेशन के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं। तो सभी जीवों के लिए एक्सक्रीशन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कह सकते हैं एक अलग, एक कॉमन उनकी विशेषता है ये। Do all living things reproduce their own kind? क्या सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं? तो have you ever seen nest of some birds like pigeons? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs may hatch and young birds come out of this. So you can see that in figure 9.13. तो क्या आपने कभी कुछ पक्षियों को घोंसले की तरह देखा है कि कभी जो पक्षी हैं अपने जो अंडे हैं वो घोंसले में रखते हैं, अंडों से कुछ यंग जो बच्चे हैं वो निकलते हैं, जब वो अंडा जो उनको हैच करते हैं तब उसमें से अंडे में से बच्चे निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हो 9.13 फिगर में, दैट बर्ड ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस यंग वंस, है ना। द एनिमल्स रीप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones, which you can see in figure 9.14. Plants also reproduce like animals. Plants also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plants produce seeds. तो जानवर अपने जैसा ही एक छोटा बच्चा रिप्रोड्यूस करता है, यानी वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरह से होता है। कुछ जानवर अंडे के माध्यम से अपने यंग वन को पैदा करते हैं, कुछ जानवर युवा बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप 9.14 फिगर में देख सकते हैं कि जैसे एक गाय है तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, कैट है तो एक कैट ने किटन को जन्म दिया है, डॉग है तो डॉग ने एक पपी को जन्म दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर एक hen है तो hen जो है वो एक चिक को जन्म नहीं देती है, वो एक अंडे को जन्म, मतलब एक अंडा देती है वो। तो पौधे भी अपने बच्चे देता है। जानवरों की तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन में भिन्नता होती है, यानी अलग होता है। कई पौधे बीज के माध्यम से उगते हैं और कई पौधे एक पौधे में से उगते हैं और एक नया पौधा बनता है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे अभी हमारा देखेंगे। यहाँ देखिए, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दैट इज़ यू कैन सी इन 9.15 फिगर। यहाँ पे देखिए आप, एक छोटा सा बीज है, उसको जैसे जैसे पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं सॉइल में से, तो इट इज़ ग्रोइंग। ओके, सो some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of potato with a bud grows into a new plant, that is 9.16 figure you can see. तो कुछ पौधे बीज के बजाय पौधों के किसी भाग से पैदा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिया है एक कली, यानी कि जो बड है, तो एक कली के साथ आलू का एक हिस्सा एक पौधे के रूप में बढ़ता है, जिसे आप यहाँ पे 9.16 फिगर में देख सकते हैं। Plants also reproduce through cuttings. Would you like to grow a plant in this way yourself? तो पौधे कटिंग के माध्यम से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या आप खुद इस तरह से पौधा उगाना चाहेंगे? तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है इसके हिसाब से। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? तो आपको क्या करना है एक्टिविटी में, आपको गुलाब या फिर मेहंदी का एक पौधा लेना है, उसको कट करना है। मतलब ये एक कलम सिस्टम है, जो उसकी स्टेम है वो काट के उगाते हैं।
तो इसे मिट्टी में आप लगा दें और रेगुलर बेसिस पर आप इसे पानी दें, कुछ दिनों के बाद आप क्या देखेंगे? तो इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, talk to a gardener if possible on the care to be given to cuttings to make them grow into plants. तो आप कुछ दिनों बाद अगर देखेंगे तो जो पौधों को उगाना इतना आसान नहीं हो सकता है। अगर आपकी कटाई आगे नहीं बढ़ती तो निराश ना हो, आप गार्डनर से बात कर सकते हैं कि जो कटिंग आपने करी वो बराबर है कि नहीं, आपने उसमें बराबर ध्यान दिया था कि नहीं दिया था, उस पौधे की देखभाल करी थी कि नहीं करी थी। तो जीवित लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जो जीवित चीज़ें होती हैं वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी तरह का अधिक उत्पादन करती हैं। ये अलग अलग जीवों के लिए कई अलग अलग तरीक़ों से होता है। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? तो क्या सभी जीव चलते हैं? In chapter 8, we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. तो हमने चैप्टर 8 में ये देखा कि सभी जानवरों के चलने के तरीके अलग होते हैं, मूव करने का तरीका अलग होता है। वे एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स का उनका मूवमेंट होता है इस दौरान। What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in the soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them moves from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers. Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? तो लेकिन पौधों के बारे में क्या वे भी चलते हैं? पौधों को आमतौर पर मिट्टी में लंगर डाला जाता है। लंगर यानी कि जो आपने देखा होगा एक बड़ी सी जो शिप होती है तो एक एंकर होता है, लंगर उसे कहते हैं। जब उसे सी में यानी कि रिवर में डाल दिया जाता है तो वो एक जगह शिप को पकड़ के रख लेती है। तो यहाँ पे जो पौधे हैं उसका भी लंगर जो है वो ज़मीन के नीचे है, तभी तो पौधों को उसने पकड़ के रखा है एक ही जगह पर, ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए। हालांकि पानी, खनिज और उनके द्वारा सिंथेसाइज जो खाना है वो पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। तो क्या आपने पौधों में किसी अन्य प्रकार के मूवमेंट पर ध्यान दिया है? फूलों का खुलना या फिर बंद होना? क्या आपको याद है कि कुछ पौधे किस तरह कुछ उत्तेजनाओं के लिए मूवमेंट दिखाते हैं, मतलब स्टिमुली के लिए वो मूवमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? तो हमारे पास कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। निश्चित रूप से एक बार आप कह सकते हैं जैसे एक बस है, कार है, या कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, बादल हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या इन सभी के जो मूवमेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die because organisms die. Organism types can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organisms can exist only if there is reproduction. तो इस तरह की जीवन शैली है जीव, लेकिन उनमें से सभी कुछ सामान्य विशेषताओं को दिखाते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर भी एक और सामान्य विशेषता ये है कि जीवित प्राणी मर जाते हैं, क्योंकि जीव जो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। तो विशेष प्रकार के जो जीव है वो हज़ारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं जब वे अपनी तरह के रिप्रोडक्शन वो करते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी कि जो एक अकेला जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, तो वो रिप्रोडक्शन किए बिना मर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन होने पर ही जो जीव है उसका जो एक प्रकार है वो इस दुनिया में मौजूद रह सकता है। We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो हम देखते हैं कि सभी जीवित चीज़ों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उन सभी को भोजन, रेस्पिरेशन यानी उनको सांस लेना पड़ता है, स्टिमुली होते हैं उनमें, रिप्रोडक्शन करते हैं वो लोग, और इसके साथ वो बढ़ते हैं, मूव करते हैं और फाइनली वो मरते भी हैं। तो डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? Cars, bicycle, clocks and the water in the river move. The moon moves
In the sky, a cloud grows in size right in the front of our eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो क्या हम कुछ नॉन लिविंग चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखती हैं? जैसे कार है, साइकिल है, जो घड़ी है, और जो पानी जो नदियों में बह रहा है। तो आकाश में जो चांद है वो चलता हुआ हमें दिखाई देता है। हमारी आंखों के ठीक सामने एक बादल जो है वो आकार में बढ़ते हुए दिखता है। तो क्या ऐसी चीज़ों को जीवित कहा जा सकता है? हम खुद जब अपने आप से ये पूछते हैं तो क्या ये वस्तुएं दूसरी सभी विशेषताओं को भी दर्शाती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं क्या ये लिविंग थिंग्स हैं? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो जो कुछ जीवित हैं उसमें वे सभी विशेषताएं हो सकती हैं जिन पर ऑलरेडी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, जबकि नॉन लिविंग चीज़ें इन सभी विशेषताओं मतलब नॉन लिविंग थिंग में ये सारी विशेषताएं एक समय पर हमें नहीं मिल सकती हैं। Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living thing that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? तो क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हम हमेशा पाते हैं कि जीवित चीज़ें निश्चित रूप से उस जीवन की सभी विशेषताओं को दर्शाती है जिसकी हमने अभी आगे डिस्कस किया है जिस बारे में? तो क्या हम हमेशा ये पाते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ें इनमें से कुछ विशेषताएं देख सकते हैं हम इनमें और उन सभी को कभी नहीं? टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ लिटिल बेटर, लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल. कंसीडर एनी सीड, से मूंग. इट इज़ लिविंग. इट कैन stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow, or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो इसे थोड़ा सा हम बेहतर समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. किसी भी बीज के बारे में सोचे तो यहाँ पे हमको एक बीज के बारे में बताया है जो मूंग है. तो क्या मूंग जो बीज है, जो सीड है, वो जीवित है? यह एक दुकान में महीनों तक रहता है और जीवन के अन्य विशेषताओं में से कोई भी ग्रोथ या फिर इसमें कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहा. फिर भी हम इसे लेकर आते हैं और इसे अगर आप बोते हैं, इसे पानी देते हैं और ये पूरे पौधे में बदल जाता है. तो क्या बीज भोजन की आवश्यकता थी? जब ये दुकान में कई महीनों से था तब ये उगता बढ़ता या इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं था. अब हम देखते हैं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जब हम आसानी से ये नहीं कर सकते कि किसी चीज़ में वे सभी विशेषताएं जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in the process give out some heat. We see that respiration is a process that takes place in seed even when some of the other life processes may not be very active. It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो जीवन क्या है? गेहूं की बोरी के अंदर अपना हाथ आप एकदम डालें, क्या आप पाते हैं कि ये अंदर से गर्म है? गेहूं की बोरी के अंदर कुछ गर्मी पैदा हो रही है. तो बीज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सांस लेते हैं और उस प्रक्रिया में कुछ गर्मी वो देते हैं. तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बीजों में तब भी होती है जब कुछ अन्य जीवन की प्रक्रिया बहुत सक्रिय नहीं हो सकती है. मतलब वहाँ पे लाइफ अभी एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी वो सांस ले रहे हैं. तो हमारे प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान नहीं हो सकता है.
फिर जीवन क्या है? तो हालांकि हमारे आसपास रहने वाले प्राणियों की सभी विविधता को हमने देखा और देखते हुए हम ये फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 9, वो फिनिश हो रहा है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।